सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। कौन सी क्लास का चैप्टर है? क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आखिरकार हमें इस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ना है, जैसे आप नाम से भी समझ सकते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो यानी कि यहाँ पर हमें केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखने के लिए मिलेगा, जो कि हमारी 11th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो हमें इसके अंदर पढ़ना है कि केमिस्ट्री होती क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री में बी डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशंस। ठीक है, किससे डील करती है? कंपोजिशन से डील करती है। अब ये स्टूडेंट, कंपोजिशन मतलब क्या होता है? जैसे आपने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ी थी एयर कंपोजिशन, उसमें आप क्या स्टडी करते थे कि एयर के अंदर नाइट्रोजन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, और उसके अलावा वेरियस गैसेस जो हैं वो कितना परसेंट प्रेजेंट हैं, उसके बारे में हम कंपोजिशन में हमेशा स्टडी करते हैं। उसी तरीके से सपोज़ हमारे पास कोई कंपाउंड है जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, और हम ये पता लगाना चाहते हैं कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितना है, कार्बन कितना है, ऑक्सीजन कितना है। तो हम क्या करेंगे, हम केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ पर जानेंगे नए नए फार्मूलाज, जिसकी वजह से हम कंपोजिशन अलग अलग कंपाउंड की फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा आ जाता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे कंपाउंड के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। सब में कोई भी अगर हम कंपाउंड लेते हैं तो उसमें एटम का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट रहता है। जैसे कि अगर हम H2O की स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि H2O की जो स्ट्रक्चर एक बेंट टाइप की स्ट्रक्चर है, जिसमें ऑक्सीजन सेंटर में है और उससे 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर, मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि भाई जो मैटर है हमारे पास उसकी विस्कोसिटी क्या है, और जो मैटर है उसकी डेंसिटी क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो ये सब क्या होती है, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कोई हमारे पास मान लीजिए पेंसिल है तो उसकी लेंथ क्या है, वो किस चीज़ से मिलकर बनी है। तो किस चीज़ से मिलकर बनी है, दैट इज़ कंपोजिशन। पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है, स्ट्रक्चर, और वो उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके की है, ठीक है, वो सब हम जान सकते हैं केमिस्ट्री से। इसके अलावा हम पढ़ते हैं चेंजेस इन द मैटर। चेंजेस इन द मैटर का क्या मतलब है? सपोज मेरे पास कोयला है, ठीक है, मेरे पास कोल यहाँ पर प्रेजेंट है और मैं आज इसको हीट कर दूँ बहुत ही हाई टेम्परेचर पर और प्रेशर पर। तो जब मैं बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर इसको हीट करूँगी तो हम क्या देखेंगे, कोयला किसके अंदर कन्वर्ट होने लगेगा, डायमंड के अंदर कन्वर्ट होने लगेगा। तो यानी कि हमने कोल का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया डायमंड के अंदर। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी पता कहाँ से चलता है? ऑब्वियसली ये पता चलता है हमें केमिस्ट्री की स्टडी से। उसके अलावा द प्रिंसिपल्स विच डिस्क्राइब दीज चेंजेस, इन चेंजेस को डिस्क्राइब करने वाले कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमें दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी एक मैटर दूसरे मैटर के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। तो यहाँ पर हमें केमिस्ट्री में क्या पढ़ना पड़ेगा? कंपोजिशंस, स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट चेंजेस एंड प्रिंसिपल्स विच कैन गवर्न दीज चेंजेस। तो अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो हमारा यूनिवर्स है ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है। देखिए हमारा जो यूनिवर्स है, ये आपके सामने एक पाई चार्ट है, इसमें लिखा है डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, ऑर्डिनरी मैटर। तो इसको पढ़ के आप समझ सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स 2 चीज़ों से मिलकर बना है, दैट इज़ मैटर एंड एनर्जी। तो यहाँ चैप्टर 1 में हमें क्या पढ़ना है एग्जैक्टली? इस चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में, कि हमारा यूनिवर्स बना तो 2 चीज़ों से है, मैटर और एनर्जी से, लेकिन ये मैटर क्या होता है, क्या ये अलग अलग टाइप का भी पाया जाता है? तो हम स्मॉलर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं मैटर के बारे में, तो बस उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मैटर, कि मैटर क्या होता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैटर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसका अपना क्या होता है, एक पर्टिकुलर मास होता है। क्या होता है? अपना एक मास होता है। सपोज आप जिस मोबाइल से ये पढ़ रहे हैं, क्या उस मोबाइल का कोई मास है? ठीक है, तो उसका सर्टेन एक मास है। ठीक है, क्या वो जगह भी ऑक्यूपाई करता है? आप जहाँ उस मोबाइल को रख देंगे उतना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेगा, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर लेगा। और थर्ड पॉइंट,
कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम परसीव कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन से, ठीक है, जिसे हम अपने सेंस ऑर्गन से परसीव कर सकते हैं, वो भी क्या कंसिडर किया जाता है, मैटर कंसिडर किया जाता है। तो क्या आप अपने मोबाइल को टच कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली हम मोबाइल को क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो मोबाइल है इसके पास मास भी है, इसके पास वॉल्यूम है, ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसको हम परसीव कर सकते हैं अपने किसी सेंस ऑर्गन से, हम इसको टच कर सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ये मोबाइल क्या हो गया, एक मैटर। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास एक मास हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता हो, वो क्या कंसिडर किया जाएगा, मैटर कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि बुक हो गया, पेंसिल हो गई, वाटर है, एयर है, ये सब किससे मिलकर बना होता है, मैटर से मिलकर बना हुआ होता है। ये आप इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये एक मैटर का डायग्राम है जिसमें बताया गया है कि अलग अलग टाइप का मैटर जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये है सॉलिड, ठीक है, हमारे पास बुक है, उसके अलावा पेंसिल है, ये सब कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। सॉलिड स्टेट में आपको पता ही है कि एटम का पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा रहता है, बहुत ही क्लोजली पैक्ड। एटम क्या रहते हैं, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड रहते हैं, किसके अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर। और पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं सॉलिड के अंदर, जिस वजह से उनका ये डेफिनेट मास होता है और वो ये डेफिनेट वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करते हैं। उसके अलावा आ जाते हैं नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड स्टेट में आप डेली लाइफ में देखते हैं वाटर को, ठीक है, वाटर लिक्विड स्टेट में, और उसमें पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से, तो वो स्टेट क्या कंसिडर की जाती है, लिक्विड। उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट में तो पार्टिकल्स और भी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो पार्टिकल के बीच में बहुत ही कम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बाकी दो स्टेट और हमारे पास होती हैं, उसमें से एक प्लाज्मा होता है और एक होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा की कि ये प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा जो कि है आयोनाइज्ड गैस, यानी कि अगर हमारे पास कोई गैस है जिसको हमने आयोनाइज कर दिया है। अब आप गैस को कैसे आयोनाइज करेंगे, तो गैस में आप हाई टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब आप गैस के अंदर हाई टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे। जब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वही आयोनाइज्ड गैस क्या कंसीडर की जाएगी, प्लाज्मा कंसीडर की जाएगी। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में कि मैटर को हम कितनी तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैटर को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक है केमिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा, फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आएगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम ये देख सकते हैं कि एटम कितनी स्टेट्स के अंदर मिल सकता है। तो एटम जैसे कि मैंने अभी बताया भी था कि टोटल हमें 5 स्टेट में मिलता है, लेकिन आप डेली लाइफ में जो मैटर के बारे में जानते हो उसमें तो आप यही जानते हैं कि मैटर हमें इन 3 स्टेट के अंदर मिल जाता है, जो कि है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। अब सॉलिड में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ और आपको ऑलरेडी पता भी होगा कि यहाँ पर पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। जैसे ये एक एटम है, जस्ट इससे अटैच दूसरा एटम रहेगा, ठीक है। इस तरीके से इनका पूरा एक अरेंजमेंट बनता चला जाएगा जिसमें बिल्कुल ना के बराबर स्पेस होगा। और कहते हैं देयर इज नो मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट क्यों नहीं कर सकते भाई, एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को बहुत टाइटली होल्ड किया हुआ है, क्यों, क्योंकि फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पर पार्टिकल का फ्रीडम नहीं है मूवमेंट के लिए, बिकॉज इंटर एटॉमिक अट्रैक्शंस इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है। जो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक होती है सॉलिड की कि वो एक डेफिनेट वॉल्यूम रखते हैं, एक डेफिनेट शेप रखते हैं, क्योंकि जब पार्टिकल अपनी जगह से हटने ही नहीं वाला है तो उसकी जो शेप है वो तो पहले जैसी ही रहेगी ना, और जितनी वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो भी उतना ही रहेगा। तो इनकी अपनी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है और डेफिनेट शेप होती है।
तो अब दूसरी स्टेट के बारे में पढ़ते हैं जो कि है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज तो रहते हैं, लेकिन उनके अंदर थोड़ा मूवमेंट हो सकता है, बट कैन मूव अराउंड, क्योंकि उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा दूर तो रहते हैं, लेकिन उनके बीच में जो फोर्स है जो उन्हें होल्ड करे हुए है वो थोड़ा सा वीक है। तो जब फोर्स थोड़ा सा वीक हो जाएगा तो पार्टिकल आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हम देखते हैं कि लिक्विड की वॉल्यूम तो डेफिनेट होती है। डेफिनेट वॉल्यूम का क्या मतलब है, आपने मान लीजिए 500 ml पानी लिया है, तो अब वो रहेगा तो 500 ml ही, चाहे आप उसको किसी बॉटल के अंदर रख दीजिए, चाहे आप उसको किसी बीकर के अंदर रख दीजिए, अगर वो 500 ml है तो उसकी वॉल्यूम डेफिनेट ही रहेगी और वो 500 ml ही रहेगा। लेकिन शेप उसकी डेफिनेट नहीं रह पाएगी। शेप डेफिनेट क्यों नहीं रह पाएगी, क्योंकि जब पार्टिकल मूवमेंट कर सकते हैं, पार्टिकल इधर उधर मूव कर सकते हैं, तो वो शेप किसकी ले लेते हैं, जिस भी कंटेनर में आप उसको फिल करेंगे। अगर आपने एक बीकर में फिल करा है तो बीकर की शेप ले लेंगे, लेकिन अगर आपने किसी बॉटल के अंदर फिल करा है तो बॉटल की शेप को वो एक्वायर कर लेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेट जो कि है गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट में जैसे कि आप जानते हैं पार्टिकल बहुत दूर दूर रहते हैं। क्यों? इनके पास वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है, और पार्टिकल के बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स है बहुत ही कम है। वीकर या कह सकते हैं वीकेस्ट फोर्स इसके अंदर प्रेजेंट है, जिस वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज नहीं रहते और उनका मूवमेंट क्या हो जाता है, ईजी एंड फास्ट, बहुत आसानी से मूवमेंट करते हैं और बहुत फास्टली मूवमेंट करते हैं। उसके अलावा ना तो इनका कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही कोई डेफिनेट शेप होता है। आप जिस कंटेनर में भी रख देंगे उस कंटेनर की जो वॉल्यूम होगी ये उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। अगर आप एक सिलेंडर में फिल कर देंगे तो एक सिलेंडर की जो वॉल्यूम होगी उसको वो ऑक्यूपाई कर लेंगे और उसी की शेप भी एक्वायर कर लेंगे। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं मैटर के बारे में और अदर इंफॉर्मेशन। ये जो आप देख रहे हैं टेबल, ये मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन की टेबल है कि केमिकली आप इनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अभी आपने जो देखा स्टेट में वो कैसा डिवीज़न था, वो था फिजिकल डिवीज़न, और अब जो डिवीज़न आप देख रहे हैं वो कैसा डिवीज़न है, एक केमिकल डिवीज़न। केमिकल डिवीज़न में आप देख सकते हैं कि मैटर को पहले डिवाइड किया हुआ है एज अ प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। उसके बाद प्योर सब्सटेंस को भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है एलिमेंट में, कंपाउंड में। उसी तरीके से मिक्सचर को भी डिवाइड किया गया है दो में, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर के अंदर। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में जैसे हमें सबसे पहले पढ़ना है प्योर सब्सटेंस। तो ये प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जैसे आपको नाम से पता लग रहा है कि कोई चीज़ क्या है, प्योर है। अगर कोई चीज़ प्योर होती है तो उसके अंदर एक सिंगल सब्सटेंस होगा, एक सिंगल मैटर होगा जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मेथड से। अच्छा, इसके एग्जाम्पल में अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन गैस का, तो मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस अगर आप लेंगे तो मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। हाइड्रोजन गैस अगर आप लेते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा कि उसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो केवल हाइड्रोजन के ही पार्टिकल्स देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि उसके अंदर और किसी चीज़ की मिलावट नहीं है। तो वो क्या कंसीडर किया जाएगा, एक एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा सबसे पहले वो कंसीडर किया जाएगा प्योर सब्सटेंस, क्योंकि उसके अंदर किसी चीज़ की मिलावट नहीं है। अगर हम बात करते हैं कंपाउंड की, तो कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस ही कंसीडर किया जाता है। अब बच्चे सोचेंगे अच्छा कंपाउंड प्योर कैसे हो गया, H2O तो हमने पढ़ा था कंपाउंड है, अब उसमें तो H और O2 की मिलावट है, ठीक है। नहीं, H2 एक कंपाउंड तो है लेकिन वो प्योर सब्सटेंस इसीलिए कंसीडर किया जाएगा क्योंकि अगर हम वाटर का सैंपल देखें तो उसमें हमें सारे पार्टिकल किसके मिलेंगे, केवल वाटर के मिलेंगे। तो क्योंकि उसके अंदर सारे पार्टिकल वाटर के ही हैं, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जब सारे पार्टिकल वाटर ही के ही हैं तो उसमें और किसी चीज़ की मिलावट नहीं है, तो इसीलिए वो क्या कंसीडर किया जाएगा, एक प्योर सब्सटेंस।
तो यहाँ पर वो कंपाउंड बेसिकली दो अलग एलिमेंट से मिलकर बनता है, लेकिन जब वो कंपाउंड बन जाता है तो उसके बाद तो उस कंपाउंड में एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना, जैसे H2O है तो H2O के ही उसके अंदर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो वो क्या कंसिडर कहलाएगा, एक प्योर सब्सटेंस कंसिडर करा जाएगा। अब हम यहाँ पर डेफिनेशन को कंप्लीट कर लेते हैं कि भाई प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस होता है जो कि सिंगल सब्सटेंस से मिलकर बना है, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अब मान लीजिए आपने पानी लिया है और पानी के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं सब किसके होंगे, H2O के ही पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे कहने लगूँ कि भाई H2O के पार्टिकल्स को H2O के पार्टिकल से सेपरेट कर दो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है किसी फिजिकल मेथड से कि H2O के पार्टिकल्स को आप H2O के पार्टिकल से सेपरेट कर दें, नहीं ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गए, एक प्योर सब्सटेंस हो गए। तो यानी कि हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। अब इसके बाद हम प्योर सब्सटेंस को क्लासीफाई कर सकते हैं किसके अंदर, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के अंदर। तो अब स्टडी कर लेते हैं कि ये एलिमेंट्स क्या हो। तो अब हमें पढ़ना है एलिमेंट्स के बारे में। एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ द पार्टिकल। अब एलिमेंट क्या होते हैं भाई, जिनके अंदर केवल एक ही टाइप का पार्टिकल हो, ठीक है। यानी कि जो पार्टिकल है वो केवल क्या रहे, एक ही टाइप का रहे। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि हमारे पास कोई नोबल गैस का सैंपल है, जैसे कि हीलियम गैस का सैंपल है, तो उस कंटेनर में हमें हमेशा क्या देखने के लिए मिलेगा, केवल हीलियम के ही एटम्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक ही टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट तो सैंपल के अंदर, तो ये क्या कंसीडर कहलाएगा कि ये हीलियम है, एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट कौन होते हैं, जिनके अंदर एक टाइप का पार्टिकल होता है। अब इसके अलावा क्या मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो बिल्कुल मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर भी जो एलिमेंट्स होते हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म की हम बात करें तो हम हाइड्रोजन गैस के बारे में पढ़ सकते हैं। अब जो हाइड्रोजन गैस होती है, अगर हम कभी भी हाइड्रोजन गैस का सैंपल देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि भाई H2 का पार्टिकल है और बहुत सारे इसी तरीके से H2 के पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट है। लेकिन ये जो H2 का पार्टिकल है, इसके अंदर क्या कोई और एलिमेंट भी है, नहीं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से जुड़ जाता है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल है वो तो एक ही टाइप का हो गया ना, हाइड्रोजन। पार्टिकल क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के एटम ये आपस में जुड़ चुके हैं। तो जब एक से ज़्यादा एटम आपस में जुड़ जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाएगा। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्यों कहलाएगा, क्योंकि एलिमेंट में क्या होता है, एक ही टाइप के पार्टिकल, और यहाँ पर पार्टिकल क्या है, एक ही टाइप के हैं, लेकिन एक से ज़्यादा एटम जुड़ जाने से वो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी एग्जिस्ट करते हैं और वो भी एलिमेंट ही कंसीडर किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास आप कहते हैं कि कोई लैटिस है जैसे कॉपर की, तो कॉपर मेटल में भी क्या ऐसा होता है कि कोई मॉलिक्यूल मिलता है, नहीं। वहाँ पर कॉपर का एक एटम दूसरे कॉपर के एटम से कंबाइन होगा, दूसरा कॉपर एटम तीसरे से कंबाइन होगा, और इस तरीके से बहुत सारे कॉपर एटम जुड़कर एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या एक लैटिस का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। तो ये भी क्या कहलाएंगे, एलिमेंट ही कहलाएंगे, क्योंकि इसमें कोई और दूसरे टाइप का पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंपाउंड्स के बारे में कि भाई ये कंपाउंड क्या होता है। तो देखिए सबसे पहली बात तो कंपाउंड बनाने के लिए 2 डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, 2 अलग अलग टाइप के पार्टिकल हमें चाहिए होते हैं। यानी कि जो पार्टिकल होंगे वो 2 अलग अलग टाइप के, सपोज मैंने 2 टाइप के पार्टिकल सिलेक्ट कर लिए, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो मैंने 2 अलग अलग टाइप के एलिमेंट लिए, उन एलिमेंट के एटम्स को कंबाइन करवाया। जैसे मैंने एक हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम लिया है, दूसरा भी हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम है और तीसरा ऑक्सीजन का, और इन तीनों को जोड़कर मैंने बना दिया H2O। तो यानी कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो अलग अलग टाइप के एलिमेंट से मिलकर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। तो H2O क्या कंसीडर किया जाएगा, एक
कंपाउंड है क्योंकि ये दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है और दोनों एलिमेंट इसके अंदर जो अलग अलग हैं वो एक फिक्स्ड रेशो में जुड़ते हैं हमेशा, ताकि एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सके। और क्या हम इन दो एलिमेंट को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल, आप कोई इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड यूज़ करके हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं इसके अंदर से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्या एक तरीके से डिफरेंस है एलिमेंट में और कंपाउंड में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एलिमेंट है उसमें तो एक ही टाइप का पार्टिकल रहता है, अगर वो मॉलिक्यूल भी बना रहा है तो भी उसके अंदर एक ही टाइप का पार्टिकल है, अगर वो अकेली गैस है तो भी उसके अंदर एक ही टाइप का पार्टिकल है, अगर वो कोई मेटल है तो भी उसके अंदर एक ही टाइप का पार्टिकल है। लेकिन अगर कोई चीज़ कंपाउंड है तो उसमें अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स के एटम्स इन्वॉल्व होंगे और एक से ज़्यादा एटम उसके अंदर कंबाइन होते हैं, तो वो कहलाते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है? जैसे मान लो CO2 है, तो CO2 कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट से मिलकर बनी है, तो ये कंपाउंड कहलाएगी। और क्योंकि एक से ज़्यादा एटम इसको बनाने में इन्वॉल्व हैं, एक कार्बन इन्वॉल्व है और दो ऑक्सीजन इन्वॉल्व हैं, तो इसीलिए ये एक मॉलिक्यूल भी कंसिडर की जाएगी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड के टाइप्स। तो कंपाउंड जो होते हैं दो तरीके के हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होते हैं? कोई भी ऐसा कंपाउंड जो हमें किसी नॉन लिविंग सोर्स से मिलता है, ठीक है, यानी कि किसी रॉक से मिल गया, हमने ज़मीन के अंदर से कोई कंपाउंड निकाला, ठीक है, वो है। उसके अलावा कोई मिनरल है, उसके साथ किसी एसिड की रिएक्शन करा दी जिसकी वजह से कुछ न्यू चीज़ फॉर्म हो गई, तो वो सब क्या कहलाते हैं? इनऑर्गेनिक, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग से मिलता है। जैसे कि नमक हो गया, नमक को आप जानते होंगे, ठीक है, रॉक सॉल्ट भी कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा मार्बल है, ठीक है, ये सब चीज़ें नॉन लिविंग थिंग से हमें ऑब्टेन होती है, तो क्या कहलाएंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और कंपाउंड क्यों कहला रही है? क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट इनको बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसे मार्बल है, मार्बल में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो इसमें देखिए कितने अलग अलग टाइप के एलिमेंट है, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या कहलाएगा? कंपाउंड। उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होते हैं? जो कि हमें प्लांट और एनिमल से, यानी कि एक लिविंग थिंग से मिलते हैं देखने के लिए, तो वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाता है हमारे कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, उसके अलावा प्रोटीन्स हैं, ऑयल्स हैं, तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाती हैं। अब हम पढ़ते हैं मिक्सचर के बारे में। अगर आप क्लासिफिकेशन अभी तक भूले नहीं हैं, एक बार मैं आपको याद दिला देती हूँ क्या क्लासिफिकेशन चल रही थी। हम ये बात कर रहे थे कि भाई मैटर कितने टाइप का है। तो मैटर हमने पढ़ा कि इसको क्लासीफाई कर सकते हैं एज अ प्योर सब्सटेंस एंड ए मिक्सचर, ठीक है। तो अभी हमने प्योर सब्सटेंस वाला पार्ट कवर कर लिया है, जिसके अंदर हम एलिमेंट भी पढ़ चुके और कंपाउंड भी पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे मिक्सचर्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में कि मिक्सचर कितने टाइप का होता है और मिक्सचर एग्जैक्टली होता क्या है। अब हमें पढ़ना है मिक्सचर्स के बारे में कि ये मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन होते हैं। किसके कॉम्बिनेशन होते हैं? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड के कॉम्बिनेशन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मिक्सचर। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम किन्हीं दो चीज़ों को मिला दें, जैसे मैंने सैंड के अंदर मिला दी शुगर, ठीक है, दोनों ही एक अलग अलग टाइप के कंपाउंड हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को मिला देने पर हमने जो चीज़ मिली, ठीक है, वो चीज़ आपस में ऐसा नहीं है कि सैंड ने शुगर से रिएक्शन कर दी थी उसके बाद मिली है, वो चीज़ के अंदर सैंड भी है और शुगर भी है, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर हमें देखने के लिए मिलेगी। तो वो क्या कहलाएगा? मिक्सचर। यानी कि जिसमें दो चीज़ों को अगर आप मिलाते हैं, चाहे वो कंपाउंड है या एलिमेंट है, तो वो केमिकली कंबाइन नहीं होंगी, यानी कि केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगी, जस्ट साथ में प्रेजेंट रहेंगी। अब जैसे मिल्क है, मिल्क हमें पता है कि एक तरीके से फैट यानी कि ऑयल और वाटर का मिक्सचर होता है, तो उसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है, फैट भी प्रेजेंट होता है, जो कि केमिकली कंबाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो आपस में वो कभी भी केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं करते हैं।
अब इसके अंदर भी आ जाता है दो टाइप के जो मिक्सचर हैं, एक है होमोजेनस मिक्सचर और एक है हेट्रोजेनस मिक्सचर। आप सबसे पहले पढ़ लेते हैं ये होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब होता है जहाँ कंपोजिशन क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में आपको कंपोजिशन का मतलब बताया था कि कंपोजिशन मतलब क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस किन एलिमेंट से मिलकर बना है। ठीक है, और वहाँ पे ये कहते हैं कि कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहे। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में सब बच्चों की क्या होती है कि यूनिफॉर्म होती है, तो उसे यूनिफॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि सब बच्चे एक जैसे होते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर भी जो मिक्सचर है उसके अंदर हम देखते हैं कि जब हमने दो चीज़ों को या दो कंपाउंड को आपस में मिला दिया तो वो जो हमें चीज़ मिली है वो दोनों की ही प्रॉपर्टी को दिखाएगा भी। ठीक है, और वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। यानी कि अगर मान लीजिए वाटर है इस कंटेनर के अंदर और इसके अंदर मान लीजिए मैंने मिला दी है शुगर, कोई और कलर सिलेक्ट कर लेते हैं शुगर के लिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने इसके अंदर ये मिला दी है शुगर। ठीक है, तो यानी कि अगर इसके 1 ml में एक शुगर का पार्टिकल है तो इसके हर ml में क्या होगा, एक ही शुगर का पार्टिकल होगा और हर ml के अंदर जो स्वीटनेस है वो एक जैसी हो जाएगी। दैट इज कंसिडर्ड एज यूनिफॉर्मिटी। तो अगर हम पानी में नमक घोल दें या पानी में चीनी घोल दें तो हमें क्या मिलता है, एक होमोजेनस मिक्सचर मिलता है। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक हेट्रोजेनस मिक्सचर की। हेट्रोजेनस मिक्सचर कैसा होता है, सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने पानी भर दिया। ठीक है, और अब हम इसके अंदर क्या मिलाने जा रहे हैं, सैंड हम इसके अंदर मिलाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर सैंड मिला लेते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि भाई सैंड के पार्टिकल तो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ ही बैठ गए और ऊपर की तरफ पानी बच गया है। यानी कि इसके हर ml में अगर मैं सैंड के पार्टिकल्स देखूं तो काफ़ी ज़्यादा हमें बॉटम में तो मिलेंगे, लेकिन जो ये अपर सेक्शन है इसके अंदर हर ml में हमें सैंड के पार्टिकल उतने नहीं मिलेंगे जितने बॉटम में हैं। यानी कि इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कहीं पर पार्टिकल सैंड के ज़्यादा हैं, कहीं पर सैंड के पार्टिकल्स कम हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है जिसके अंदर कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती पूरे के पूरे सॉल्यूशन के अंदर। और हमें क्या देखने के लिए मिलता है, एक विजिबल बाउंड्री। तो जब आप रेत को पानी में डाल देते हैं तो आप देखते हैं कि एक बाउंड्री सी बन जाती है, पानी की अलग बाउंड्री बन जाती है और रेत की अलग बाउंड्री बन जाती है। तो वहाँ पर हमें एक विजिबल बाउंड्री भी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और हम इनको अपनी नेकेड आइज से भी देख सकते हैं, हमें किसी माइक्रोस्कोप वगैरह की ज़रूरत नहीं होती इसे देखने के लिए। तो यहाँ पर हमने समझ लिया ऑलरेडी कि होमोजेनस हेट्रोजेनस क्या है। तो अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिया आयरन फेलिंग और हम क्या कर रहे हैं, एक सल्फर का पाउडर ले रहे हैं, दोनों को साथ में हमने मिक्स कर दिया, आयरन के पार्टिकल्स को भी सल्फर के पार्टिकल्स को भी। अब हम क्या करेंगे कि जो ये अपीयरेंस है ये हमें कैसी अपीयरेंस देने वाला है, एक ग्रीनिश येलो कलर की अपीयरेंस हमें ये देता है, क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो आयरन और सल्फर हमें साफ साफ नज़र आएंगे देखने में। और आपको पता है ये सल्फर कैसे कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है। अच्छा, अब हम इसके अंदर मान लीजिए कोई मैग्नेट ले आए तो क्या होगा, सारे के सारे आयरन पार्टिकल अलग होकर सल्फर से दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये एक मिक्सचर है, क्योंकि आयरन ने सल्फर से कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं किया है, इसलिए आयरन अपनी प्रॉपर्टी को भी यहाँ शो कर पा रहा है। लेकिन मान लीजिए इसी आयरन की हम सल्फर से रिएक्शन करा दें और मान लीजिए कोई FeS टाइप का कंपाउंड बन जाए, और यहाँ पर अगर मैं मैग्नेट लेकर जाऊँ FeS के पास तो हम देखेंगे कि ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता आयरन। यानी कि क्योंकि इसने क्या कर लिया, केमिकल कॉम्बिनेशन कर लिया है सल्फर से, तो इसने एक न्यू टाइप का कंपाउंड फॉर्म कर लिया है। तो ये होता है हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर।